प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 3 दिन बाद हम मिल रहे हैं और उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। 3 दिन बाद क्यों मिल रहे हैं? मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि थोड़ी स्वास्थ्य समस्याएं थी और साथ ही साथ कुछ वैवाहिक कार्यक्रम भी थे, जिसकी वजह से वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया, इसलिए क्लास आपको नहीं मिल पाई। लेकिन आप चिंता न करिए, अब फिर से अपनी उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? अगर आपको याद होगा तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत के तहत पढ़ रहे थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के 3 प्रमुख शासकों के बारे में पूरा पढ़ रखा है, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में और सम्राट अशोक के बारे में। अब आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सम्राट अशोक के शिलालेख का वर्गीकरण। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ी लंबी बनाने वाला था, लेकिन जैसा कि आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि ये जो स्वास्थ्य समस्या है, इसकी वजह से वीडियो को मैंने थोड़ा छोटा रखा है, या ये कह सकते हैं कि ये क्लास थोड़ी छोटी है। केवल इस वीडियो क्लास में हम सम्राट अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण ही देखेंगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो क्लास को पूरा देखा करिए। अगर वीडियो क्लास पसंद आती हो तो लाइक करिया करिए, कमेंट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो। और साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी अपने इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और कमेंट करते रहेंगे। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है मौर्य साम्राज्य शासक सम्राट अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। तो ये अभिलेख क्या हैं? तो सम्राट अशोक पूरे भारत के पहले वो शासक हैं जिन्होंने अपनी राजाज्ञाओं को, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में ये सारी चीज़ें पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाई, या पत्थरों पर इन्होंने उन्हें खुदवाया, और पत्थरों पर खुदे होने की वजह से इन्हें कहा गया शिलालेख। शिला का मतलब पत्थर, लेख का मतलब लिखा हुआ। ठीक है, तो अशोक, सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो मुख्यतः, या कह सकते हैं कि मौर्य वंश के इतिहास के संदर्भ में अधिकतर जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से ही मिल जाती है। ठीक है, इन्हीं अशोक के अभिलेखों में एक अभिलेख और है जिसकी चर्चा मैं शुरुआत में की थी, बाद में उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो क्लास में आपको दूंगा, इसी मौर्य वंश में ही। तो यहाँ को ध्यान रखना है कि अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अब कोई शिलालेख मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था, या कोई पत्थर मिला जिस पे कुछ लिखा हुआ था, कैसे पता चला कि ये अशोक का है? ठीक है, किसने उसे खोजा? तो जैसा कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि जब चार्ल्स मेसन सबसे पहली बार जब कराची के दौरे पे थे तो उन्होंने समतल ज़मीन पर कुछ टीले देखे, और वापस इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने लेख में लिखा कि इन टीलों के नीचे हो सकता है कि कोई बड़ी सभ्यता दबी हो, ऐसा मेसन ने लिखा। वैसे ही यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब कोई ऐसा शिलालेख या शिला पर लिखा हुआ कोई ऐसा लेख मिला होगा, और किस व्यक्ति ने खोजा और किसने ऐसी संभावना व्यक्त की होगी कि ये किसी राजा द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं जिस पे ध्यान बना के रखना है। पहला कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, दूसरा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने। ठीक है, तो शुरुआत भी वहीं से करते हैं। अब अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की, तो जो नाम हमको मिलता है वो है स्टीफन थेलर का। तो स्टीफन थेलर ने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेख की खोज की। तो खोज की जब क्वेश्चन होगा कि किसने खोज की, तो अपना आंसर सीधा सा होगा स्टीफन थेलर, और डेट क्या है 1750 ईस्वी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि स्टीफन थेलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की, उनके द्वारा खोजा गया अभिलेख कौन सा था? ठीक है, तो उनके द्वारा जो खोजा गया अभिलेख था उसका नाम है दिल्ली मेरठ बृहद स्तंभ लेख। ठीक, दिल्ली मेरठ बृहद स्तंभ लेख ये खोजा गया था स्टीफन थेलर द्वारा। और जब स्टीफन थेलर ने इसको खोजा था तो वो था मेरठ में, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जब शासक था तो उसने क्या किया, मेरठ से फिरोज शाह तुगलक ने इसे मेरठ से उठवा करके कहाँ रखवा दिया था, दिल्ली में, इसलिए इसको नाम दिया गया दिल्ली मेरठ बृहद स्तंभ लेख। ठीक है, ये तो खोजने की चर्चा हो गई। अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने?
तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की बात की जाए तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। पहले तो यही ध्यान रखना है, खोजा टिफिन थेलर ने सबसे पहले 1750 ईस्वी में, ठीक है, और पढ़ा सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक, कब? 1837 ईस्वी में। और जेम्स प्रिंसेप द्वारा जैसे खोजा गया जो अभिलेख था, हमने वहाँ पे नाम दिया दिल्ली मेरठ अभिलेख, वैसे ही जेम्स प्रिंसेप ने जिस अभिलेख को पढ़ा उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था दिल्ली टोपरा, ठीक है, बृहद स्तंभ लेख। इसकी भी कहानी वही है, हरियाणा के एक गांव टोपरा में ये मिला था और फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही ये भी दिल्ली में ला करके रखवाया गया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट विशेष तौर पे ध्यान में आपको रखने हैं कि अशोक के अभिलेखों की खोज टिफिन थेलर और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन जेम्स प्रिंसेप ने जब इस अभिलेख को पढ़ा, इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख को, तो देवानाम पी शब्द जो है और प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी शब्द की पहचान श्रीलंका के शासक तिश से उन्होंने कर ली, ठीक है। श्रीलंका का उस समय अशोक का समकालीन शासक तिश था, हमने पीछे भी क्लास में देख रखा है। तो यहाँ उन्होंने देवानाम पी ये बताया कि जो देवानाम पी और प्रियदर्शी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो श्रीलंका के शासक तिश के लिए हुआ है, ठीक है, ऐसा कहना था जेम्स प्रिंसेप ने। यहाँ ध्यान रख लेना, अभी जेम्स प्रिंसेप को ये नहीं पता कि ये अभिलेख अशोक का है, ठीक। हाँ, बाद में जब इतिहास लिखा गया तो जब पता चला कि वो अशोक का ही अभिलेख था, इसलिए हम कह देते हैं कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पढ़ा शब्द आ रहा है, तो यहाँ जो अशोक के अभिलेख है ना, तो इनकी भाषा की बात करें तो सारे प्राकृत भाषा में है और अधिकतर अभिलेखों की भाषा, अधिकतर अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है, ठीक है। तो भाषा प्राकृत थी लेकिन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। तो एक क्वेश्चन वो जोड़ देते हैं कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो यही अपना आंसर होगा, जेम्स प्रिंसेप, ठीक। ऐसा इसलिए कि अगर कोई और पढ़ा होता तो सब लेख को तो बहुत जल्दी पढ़ लिया गया होता, लेकिन और तो कोई पढ़ा नहीं था ब्राह्मी लिपि को। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर ये अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है और जेम्स प्रिंसेप ही वो व्यक्ति हैं जो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मी को भी सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। अब एक नाम और आता अपना जॉर्ज टर्नर। तो जॉर्ज टर्नर इतने से संतुष्ट नहीं हुए कि देवानाम्पी और प्रियदर्शी शब्द जो है ये श्रीलंका के शासक तिश का हो सकता है, क्योंकि दिल्ली और श्रीलंका की दूरी के हिसाब से इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। तो जॉर्ज टर्नर ने बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के आधार पर सर्वप्रथम प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी शब्द की पहचान अशोक से की। तो जॉर्ज टर्नर ने सबसे पहले बताया कि यहाँ जो प्रियदर्शी या प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग हुआ है वो भारत के शासक अशोक के लिए हुआ है, ठीक है। वहीं बीडल 1915 ईस्वी में मस्की लघु शिलालेख की खोज करते हैं और इसमें उत्कीर्ण अशोक नाम को पढ़ लेते हैं, यानी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अगर कभी कोई पूछे कि क्वेश्चन अगर पूछे कि अशोक के अभिलेखों में दर्ज अशोक नाम को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो आंसर होगा बीडल, ठीक है। किस व्यक्ति ने प्रियदर्शी की पहचान अशोक से की, तो अपना आंसर होगा जॉर्ज टर्नर, ठीक। क्लियर हुआ ये? हाँ, पूरा क्लियर करके ही पढ़ना इसलिए समझा रहा हूँ। तो इतना समझ में आ गया। तो ये चीज़ें रही अशोक के शिलालेखों की खोज और उनके पढ़ने से संबंधित, ठीक है। आगे चल के एक भारतीय इतिहासकार हैं डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। डी.आर. भंडारकर ने और किसी स्रोत को नहीं अपनाया, केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का पूरा इतिहास लिख डाला। अब आते हैं अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण कह लें या अशोक के अभिलेखों का विभाजन। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि अशोक पूरे भारतीय इतिहास का पहला ऐसा शासक है जिसने अपनी राजाज्ञाओं और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोगों को बताया। जैसे आज होल्डिंग लगाई जाती है ना प्रचार की, अभी चुनाव चल रहा है, आपने देखा होगा जगह जगह होल्डिंग लगी हुई हैं, हर पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। वैसे ही यहाँ ध्यान रखिएगा कि अशोक पूरे भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजाज्ञाओं को पत्थर पे खुदवाया और साम्राज्य की सीमाओं पर उनको स्थापित करा दिया, ठीक है। हाँ, इसकी अगली क्लास में हम अशोक के अभिलेखों के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर अशोक के अभिलेखों का विभाजन करें तो सबसे पहले तो अशोक के अभिलेखों को हम 3 स्पष्ट भागों में बांट लेते हैं। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। यानी
शिलालेख वो था कि बड़ी सी चट्टान ले ली गई और उसी बड़ी चट्टान पर यह लेख लिखवा दिया गया। दूसरा, अगर स्तंभ लेख की बात करें तो एक पत्थर लिया गया बड़ा सा, उसको स्तंभ का आकार दिया गया, खंभे का, ठीक है, हाँ मतलब बिजली के खंभे जैसा नहीं और थोड़ा मोटा, और उन खंभों पर लेख लिखवा दिया गया, उन्हें कहा गया स्तंभ लेख। और गुहा लेख, कुछ ऐसी गुफाएं मिली हैं जिनके गुफाओं में घुसने से पहले जो द्वार है उसके ऊपर ये लेख हमको मिलते हैं, तो उन्हें कहा गया गुहा लेख। तो ये अभिलेखों को, अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो पहले तो 3 स्पष्ट भाग में बांट देंगे। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहा लेख। अब इन सब का विभाजन करना होगा। शिलालेख को अगर हम देखें तो 2 भागों में बांट लेते हैं। दीर्घ शिलालेख यानी कि इन्हीं शिलाओं पर लिखे गए बड़े बड़े लेख, ठीक है। लघु शिलालेख यानी छोटी शिलाओं पर लिखे गए छोटे लेख। तो शिलालेखों का विभाजन 2 भाग में, दीर्घ शिलालेख में और लघु शिलालेख में। वैसे ही जो स्तंभ लेख अशोक के मिले हैं वो भी 2 भागों में हमको मिलते हैं। एक है दीर्घ स्तंभ लेख और दूसरे लघु स्तंभ लेख, ठीक है। और गुहा लेखों का कोई वर्गीकरण नहीं, गुहा लेख केवल गुहा लेख। इतना समझ में आया, याद करना बिल्कुल आसान है। शिलालेख 2 भाग में बटे हुए हैं, इनको हम कह सकते हैं दीर्घ भी कह सकते हैं, बृहद भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ से हर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब अगर देखा जाए अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा, तो सभी अभिलेखों की भाषा, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सभी अभिलेखों की भाषा रही प्राकृत, ठीक है। लेकिन अशोक के शिलालेखों की लिपि, तो अशोक के जो शिलालेख थे, यानी दीर्घ शिलालेख कह लिया जाए या लघु शिलालेख कह लिया जाए, तो इनकी लिपियों के बारे में बात करें तो ये 4 लिपियों में हमको मिलते हैं। एक है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है आर्मेयिक और चौथी है यूनानी। तो इस पॉइंट पे ध्यान रख लीजिएगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमें 4 लिपियों में मिले हैं। भाषा सबकी प्राकृत ही रखनी है और लिपियां हमको 4 रखनी है, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और यूनानी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि अशोक के जो शिलालेख हैं, सिर्फ इनकी बात हो रही है अभी, ये ध्यान में रख लेना है, केवल शिलालेख। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, चाहे दीर्घ शिलालेख हो या लघु शिलालेख, अभी जितने भी हमको मिले हैं, अगर सबकी चर्चा हम करें तो उनमें 4 लिपियों का प्रयोग हमको मिलता है। एक ब्राह्मी, दूसरा खरोष्ठी, तीसरा आर्मेयिक और चौथा यूनानी, ठीक है। अब ब्राह्मी, ठीक है, भारत में बोली जाती थी, भारत में लिखी जाती थी। इसकी चर्चा हमें कुछ ग्रंथों में भी मिलती है, ठीक। अब ब्राह्मी लिपि तो थी, लेकिन साम्राज्य भी तो अशोक का बड़ा था। जब हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में अशोक के साम्राज्य का निर्धारण किया था तो हमने क्या देखा था, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, ठीक है, नीचे अगर हम चलें तो कर्नाटक की तरफ, और पूरब में अगर हम चलें तो बंगाल तक, असम को तो असम के थोड़े हिस्सों को लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। ये सारा का सारा, और आज का पाकिस्तान, ये सारा का सारा जो है अशोक के साम्राज्य में था। तो ब्राह्मी के अलावा जो खरोष्ठी, आर्मेयिक और यूनानी लिपियां हैं, इनका प्रयोग केवल और केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में किया गया था, और पूरे भारत में जो इसके शिलालेख मिले हैं अशोक के, वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। समझ में आया ना कि जो सीमावर्ती थे, यानी कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हमें दीर्घ शिलालेख या लघु शिलालेख मिले हैं, उन्हीं में हमें जो है खरोष्ठी, आर्मेयिक और यूनानी लिपियों का प्रयोग मिलता है। बाकी पूरे भारत में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसमें केवल और केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ नाम यहाँ रख रहा हूँ। शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के दीर्घ शिलालेख की लिपि खरोष्ठी। अब शहबाजगढ़ी की बात करें तो शहबाजगढ़ी वर्तमान पेशावर, पाकिस्तान, ठीक है। दूसरा नाम इसमें है अपना मानसेहरा। मानसेहरा की बात करें तो हजारा, पाकिस्तान, ठीक। तो यहाँ से जो इन अभिलेखों को नाम दिया गया, दीर्घ शिलालेख है, इन्हें नाम दिया गया शहबाजगढ़ी, मानसेहरा दीर्घ शिलालेख। इनकी लिपि हमको कौन सी मिलती है, खरोष्ठी। वैसे ही तक्षशिला, तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला रावलपिंडी के निकट, वर्तमान पाकिस्तान, तक्षशिला की, ठीक है, रावलपिंडी के निकट वर्तमान पाकिस्तान में स्थित यहाँ से एक लघु शिलालेख मिला है जिसकी लिपि है आर्मेयिक, ठीक है।
अगले उदाहरण की बात करें तो लघमान। लघमान का संबंध आज जो स्थापित किया जाता है वो लंपक से, यानी पूर्वी अफगानिस्तान। तो लघमान से भी एक लघु शिलालेख मिला है जिसकी लिपि हमको क्या मिल रही है, आरमई। ठीक है, वहीं एक और उदाहरण अपने पास सरेकुन। सरेकुन से भी हमें एक लघु शिलालेख मिला है। सरेकुन कहाँ स्थित है, तो कंधार यानी अफगानिस्तान। तो सरेकुन से प्राप्त एक लघु शिलालेख की लिपि भी हमको क्या मिली है, यहाँ पे दुई, यहाँ का जो सरेकुन से जो अभिलेख मिला है वो दो लिपियों में लिखा हुआ मिला हुआ है, एक है आरमैक और एक है यूनानी। ठीक है, तो इन उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान भारत में जो अशोक के शिलालेख मिले उनकी लिपि ब्राह्मी ही रही। वर्तमान भारत के बाहर पश्चिमोत्तर में यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो अशोक के शिलालेख मिले उनकी लिपियां ही हमको ब्राह्मी के अलावा खरोष्ठी, आरमैक और यूनानी मिलती हैं। ठीक है, अब 3 पॉइंट यहाँ भी ध्यान दे लीजिए। जो अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं हमको, ठीक है, कि लिपि अधिकांशतः ब्राह्मी है, और ये कुछ उदाहरण अपने पास हैं पश्चिम वाले जिनकी लिपियां हमें आरमैक, यूनानी और खरोष्ठी मिलती हैं। नहीं तो भारत के भीतर जो भी मिले लघु शिलालेख, ठीक है, उनकी लिपि अधिकांशतः ब्राह्मी ही रही। अब स्तंभ लेखों की बात करें तो स्तंभ लेख चाहे बृहद हो चाहे दीर्घ, सभी स्तंभ लेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी ही रही। इस पॉइंट पे ध्यान बना के रखिएगा कि जितने भी स्तंभ लेख, चाहे वो लघु स्तंभ लेख हो चाहे वो दीर्घ स्तंभ लेख हो, इन सब की लिपि जो है ब्राह्मी रही, भाषा प्राकृति। वैसे ही गुहा लेखों की लिपि की बात करें तो सभी गुहा लेखों की लिपि भी जो है ब्राह्मी रही, भाषा प्राकृत। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो क्लास थी जिसमें हमने अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया है, उसके अभिलेखों को समझा है, उसकी भाषा को और उसकी लिपि को। इस वीडियो को इसलिए ध्यान से देखा जाता है, या कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया आपको, ये इसलिए ध्यान से पढ़ा जाता है कि इससे अशोक के अभिलेखों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अभी जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, थोड़ी स्वास्थ्य समस्या है, तो इसकी वजह से इस वीडियो को अभी इतना थोड़ा छोटा ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में जब हम मिलेंगे तो देखेंगे अशोक के दीर्घ शिलालेखों के बारे में। ठीक है, यानी अशोक के दीर्घ शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक के लघु शिलालेख और अशोक के स्तंभ लेख, और संभव रहा तो गुहा लेख भी उसी में शामिल कर लेंगे। वीडियो में थोड़ी छोटी इसलिए बना रहा हूँ कि आप एक क्लास की तरह डेली का डेली इसको देखते चलिए और अपनी छोटी छोटी नोट्स बनाते चलिए। जिस दिन अपनी ये क्लास ख़त्म होगी आपके पास एक अच्छी सी नोट्स मौजूद होगी। मई का महीना आने वाला है, और मई के महीने में हम कुछ क्लासेस करंट की भी लेके आएंगे, यानी कि हम वहाँ करंट की क्लास भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर संभव रहा तो कुछ अन्य विषयों पर भी ध्यान देंगे। तो अन्य विषयों की बात करें तो अभी जैसा संभव होगा या तो भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे या तो भारत के संविधान की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना आप सब तैयार करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने अन्य सहपाठियों को भी चैनल से जोड़ें, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।